सबको नमस्कार। हम मुनाफे का गणतंत्र की कविताओं का वाचन कर रहे हैं और अब उसके अंत में पहुंच गए हैं। यह किश्त इस वाचन की आखिरी किश्त होगी। हम शुरू करते हैं इस संग्रह की 23वीं कविता से और इसमें कुल 27 कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है कैसे कहोगे। छोटी छोटी कविताएं हैं, वही चल रही हैं। कैसे कहोगे। आपको पता है यह संकलन लेखन और लेखक की समस्याओं को लेकर है। कवि के सामने हमेशा यह एक चुनौती रहती है कि वह अपनी बात को कैसे कहे। जैसे टी.एस. इलियट ने कहा था, कवि को कविता बनाना हर बार नए सिरे से सीखना पड़ता है। देखिए, कृष्ण ने कहा चतुर्वर्ण मैंने बनाए। कृष्ण ने कहा चतुर्वर्ण मैंने बनाए, युग गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः। अर्जुन की जाति मगर क्षत्रिय थी, उसके भाई बंधु क्षत्रिय थे। सारे के सारे उन्हें किसने बनाया। सबका वर्ण एक कैसे हो गया। उसे बदलना चाहिए था व्यक्ति व्यक्ति अनुसार। इसे झूठ कैसे कहोगे। इसे झूठ कैसे कहोगे। अगली कविता देखिए, उसका भी शीर्षक यही है, कैसे कहोगे। कवि के लिए यह शाश्वत समस्या है। देखिए, ऋग्वेद के ऋषि कुलों को नाम तक नहीं पता था राम का। ऋग्वेद के ऋषि कुलों को नाम तक नहीं पता था राम का। इसे कैसे कहोगे। इसे कैसे कहोगे। अगली कविता है कविता का हासिल। इतना जीवन जी चुके। कवि बार बार अपने से यह पूछता है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, उसका क्या मूल्य है, उससे क्या हासिल है। यह भी इसके लिए शाश्वत प्रश्न है। कविता का हासिल। इतना जीवन जी चुके, इतने लोग इतने जीवन जी चुके, कोई निर्लिप्त मिला किसी को। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सोनिया, राहुल गांधी में से कोई है। विवेकानंद थे, दयानंद थे, रामकृष्ण परमहंस या कोई और, मसलन बापू आशाराम या राम रहीम।
किसी एक पर तो उंगली रखो। दयानंद ने शूद्रों को वेद मंत्र सिखाने से इनकार कर दिया। विवेकानंद अंग्रेजों के पीछे भागते रहे। एक दो कमजोरी हर में मिल जाएगी, कृष्ण समेत। कह सकोगे गला फाड़कर, निर्लिप्तता ठगी का शीर्ष है। प्रश्न कविता में इसे हासिल करने का है। अगली कविता भी हासिल पे ही है। कविता की सार्थकता पर है और कविता की चुनौती पर है। यूं कहिए जीवन की सार्थकता पर है और कविता की उसे व्यक्त करने की चुनौती पर है। इसे कैसे हासिल करोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निश्चित 10% आरक्षण के विरुद्ध लगी सारी याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन पर विचार का कोई आधार नहीं है। ये अमूर्तताएं बड़ी संगीन हैं। यह 10% आरक्षण बोले तो बामन बनियों क्षत्रियों के गुस्से को, जो शूद्रों की बढ़त से पैदा हुआ था, शांत करने के लिए दिया था। सरकार ने ऐसा अनुमान है, बाकी उनने आके किसी के कान में तो कही नहीं। आपस में की होगी मंत्रणा, यह हुई एक। दो यह कि ज्यादातर न्यायाधीश बामन बनिए और क्षत्रिय हैं। जबकि उनकी आबादी बहुत थोड़ी है। अनुमान यह है कि अपनी बढ़त कायम रखने के लिए वे शूद्रों की भागीदारी के खिलाफ हैं और उसी का और आरक्षण पर यह फैसला उसी का पहलू है। अन्य पहलू यह है कि किसी अमूर्त न्यायिक सिद्धांत की बजाय पूरी आबादी के प्रतिनिधि न्यायमूर्तियों के विवेक पर छोड़ दिए जाएं फैसले। जैसे भी हों वे न्यायमूर्ति। फैसले तो अब भी गलत हो रहे हैं। कौन परवाह करता है प्राकृतिक न्याय की, जिसमें जमीन, हवा, पानी जंगली बेर की तरह सबके हैं। कब्जा जमाए बैठे हैं जिन पर बामन बनिए क्षत्रिय ज्यादातर। क्या हवा उनकी मुट्ठी में, हवा उनकी मुट्ठी में, पानी उनकी मुट्ठी में, जंगली बेर उनकी मुट्ठी में, शूद्र दलिद्र। समझे कवि? इस सत्य को कैसे हासिल करोगे? अब हम इस संग्रह की अंतिम कविता पर पहुंच गए हैं और कविता यहाँ से
थोड़ा पीछे मुड़कर देखती है और अपने अर्थ खोजती है इतने प्रश्नों के बीच, और थोड़ा रास्ता भी। देखिए, वैसे ही रचो तुम कविता, कवि स्वयं से कह रहा है। वैसे ही रचो तुम कविता, कुछ हासिल करना हो तो अपने मन को जाति से, धर्म से, वर्ण से मुक्त करो कवि, तभी अपने बीज से फूल की तरह खिलेगा तुम्हारा मन। आज कवि मतांध है, नेता मदांध, कारोबारी लोभी, कैसे मिलेगी तुमको इस माहौल में गति। एक ही सूत्र है कविता के महकने का, किया है कुछ महसूस करने का। जैसे भूलकर सुख दुख स्त्री करती है सफाई, बातचीत स्नेह प्यार, वैसे ही रचो तुम कविता। तब तुम्हारा मन स्वतः जुड़ जाएगा दलित से, आदिवासी से, अल्पसंख्यक से, स्त्री से, बच्चे से, भिखारी से, रोगी से, परित्यक्त से, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों से, हवा और पानी और पहाड़ से, नगर और ग्राम से, विश्व से, तारों निहारिकाओं ब्रह्मांड से। वही पुरस्कार है तुम्हारा, वही नियति। धन्यवाद। ये कविता संग्रह की कविताएं यहाँ समाप्त हुई। नमस्कार।